अच्छा जी, अब ये मुझे क्वेश्चन का इस क्वेश्चन का आंसर करेगा सिर्फ जस्ट डॉक्टर ओकाशा। बाकी एक नोट लिख लें, उसके बाद इसकी प्रेजेंटेशन की बात करते हैं। लिखें जी, साइन एंड सिम्टम ऑफ रेस आईसीपी, साइन एंड सिम्टम ऑफ रेस आईसीपी एंड साइन एंड सिम्टम ऑफ लोकल कंप्रेशन। हाँ जी, साइन एंड सिम्टम ऑफ लोकल कंप्रेशन जनाबेली आपके पास अलोंग कुशिंग सिंड्रोम। हाँ जी, अलोंग कुशिंग सिंड्रोम, भाई ऐसे ही आने हैं, लॉन्ग साइन एंड सिम्टम ऑफ कुशिंग सिंड्रोम। तो मुझे आप लोग एक बात बताएं, आप लोग किसके बारे में भाई ये सोचेंगे? वैसे ऐसी कौन सी थिंक अबाउट, हाँ जी, जबरदस्त, किसके बारे में? थिंक अबाउट पिट्यूटरी एडिनोमा। उसकी वजह से ये आए हैं ना सारे साइन एंड सिम्टम, ठीक है? तो लिखें पिट्यूटरी एडिनोमा के बारे में सोचेंगे, यही चीज मैं समझाना चाह रहा हूं। अगर यार मैं सिंगल में ये बता दूं कुशिंग सिंड्रोम के साइन एंड सिम्टम, तो आप क्या सोचेंगे इसके बारे में? पिट्यूटरी एडिनोमा के खास नहीं सोच सकते ना, इसके बारे में आपको इसलिए पता। तो पिट्यूटरी एडिनोमा, तो ये पॉइंट आपको यहां से पता होना चाहिए। देखिए जी, हम पढ़ रहे हैं क्लिनिकल फीचर ड्यू टू अंडरलाइंग काज। हमने यही पढ़ रहे थे ना, एक काज हमने बात कर ली है, कौन सा? पिट्यूटरी एडिनोमा। लिखें सेकंड अंडरलाइंग काज, हेडिंग दें सेकंड अंडरलाइंग काज की। तो सेकंड नंबर 2 पे है ना आपके पास, ये सेकंड अंडरलाइन काज, सेकंड अंडरलाइन काज। और सेकंड अंडरलाइन काज की अगर मैं बात करूं तो डॉक्टर साहब क्या पढ़ा था? दो ऐसे हमने टाइप पढ़ी थी जिनमें एसीटीएच का लेवल क्या हो रहा था? ज्यादा। एक पिट्यूटरी एडिनोमा था, एक कुशिंग डिजीज थी ना, उसमें पिट्यूटरी एडिनोमा था। एक आपके पास पैरान्यूप्लास्टिक कुशिंग सिंड्रोम था, उसमें आपके पास क्या था जी जनाब अली? काज क्या था? और काज क्या था? स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा। जबरदस्त। तो क्या था काज इसका? स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा। लिखे इसके जो काज आप स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा, इसका आपने काज पढ़ा। और यहाँ पे फिर और क्या पढ़ा था डॉक्टर साहब? ब्रोंकियल, हाँ जी, ब्रोंकियल कार्सिनोइड पढ़ा था आप लोग, कार्सिनोइड की बात की थी। फिर जनाब अली आप लोगों ने बात की थी, हाँ जी, मिडुलरी जनाब अली थायराइड कैंसर। थायराइड आपके पास क्या था? कैंसर। तो इसकी आप लोगों ने बात की थी। अब याद रखिएगा, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि इफ समवन, लिख लें, इफ समवन सफरिंग फ्रॉम कुशिंग, हाँ जी, फ्रॉम कुशिंग सिंड्रोम ड्यू टू, हाँ जी, ड्यू टू स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा। अगर कोई स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा से, इफ समवन सफरिंग फ्रॉम कुशिंग सिंड्रोम ड्यू टू, अगर कोई कुशिंग सिंड्रोम के जिसको फीचर्स आ रहे हैं लेकिन रीजन पीछे क्या है? स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा, तो उसके साइन एंड सिम्टम्स की बात करेंगे। अब इसके अंदर ना आपने दो चीजें याद देखें, जो स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा है ना भाई, इसके पहली तो चीजें ये लिखिएगा प्लीज, बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं, यकीन करें एमसीक्यूज बार बार ये चीज बताई जाती है। मुझे ये बताएं, इसके क्लिनिकल फीचर की मैं बात करने लगा हूं कि भाई स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा के जो फीचर्स है ना, मैं उसकी बात करने लगा हूं। किसके? मैं क्लिनिकल फीचर स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा की बात करने लगा हूं। देखिए, कैंसर कोई भी हो, वेट लॉस होगा, नंबर 1 लिखें वेट लॉस। ये बातें लिखते जाइएगा जरा, एंड पे इसकी आउटकम बताऊंगा। वेट लॉस होगा इसमें। फिर आप लोग मुझे ये बताएं कि भाई एपिटाइट, डिक्रीज एपिटाइट होगी, लॉस ऑफ एपिटाइट, कैंसर की ये टिपिकल प्रेजेंटेशन है। अच्छा, फिर जनाब अली आपके पास लो ग्रेड फीवर हो सकता है कि नहीं हो सकता? लो ग्रेड जनाब अली, लो ग्रेड फीवर हो सकता है। फिर उसके अंदर जनाब अली 4 नंबर पर अगर बात करूं तो नाइट स्वेट होगी कि नहीं होगी? हाँ जी,
नाइट स्वेट होगी, तो ये भी आपको पॉइंट पता है। फिर नंबर 5 पे अगर मैं बात करूं तो भाई यहाँ पे लंग इन्वॉल्व है। हाँ जी, मुझे ये पता है लंग इन्वॉल्व है, तो लंग इन्वॉल्व होने की वजह से कफ होगी कि नहीं होगी, कफ होगी, तो लिखिए कफ। तो भाई इस बंदे को डिस्निया हो सकता है कि नहीं हो सकता, डिस्निया मतलब क्या कि डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, और इस बंदे को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी ना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। फिर इस बंदे को जनाब अली याद रखिएगा लंग का मसला ना, तो क्या हीमोप्टेसिस हो सकती है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। हीमोप्टेसिस मतलब क्या कि फ्रेश ब्लड इन द, हाँ जी, ब्लड इन कफ, ब्लड इन कफ, तो ये बात आप लोगों को बड़े अच्छे से पता है। फिर ब्लड इन कफ, सॉरी ब्लड इन स्पूटम, हीमोप्टेसिस ब्लड इन कफ, ब्लड इन स्पूटम, ब्लड इन स्पूटम, ब्लड इन स्पूटम, यहाँ पे आपके साथ कफ में भी मतलब ले आते हैं, ठीक है। अच्छा बहरहाल आगे बात कर, देखें अगर पाकिस्तान में a patient presented to Dr. Umar in OPD with sign and symptom of weight loss, decreased appetite, low grade fever, night sweating, cough, dyspnea, hemoptysis, but patient present in Pakistan, कहाँ पे, इन पाकिस्तान OPD। तो भाई डॉक्टर उमर फर्स्ट ऑफ ऑल जिसके बारे में सोचेंगे ना, वो टीबी के बारे में सोचेंगे। ये टीबी के अंदर सारे फीचर्स आते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट अब इसके बारे में लिख लें कि इन पाकिस्तान, एक साइड पे कॉम्प्लीमेंट्री नोट, इन पाकिस्तान डॉक्टर उमर फर्स्ट think about in OPD, think about TB in OPD। भाई ये फीचर्स उनके साथ इनके माइंड में टीबी का ख्याल आएगा ना, लेकिन जब डॉक्टर उमर इसकी क्या करवाएंगे, टीबी को डायग्नोज कर इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे, क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन, और लेंगे यहां से बायोप्सी अगर लेंगे तो मुझे ये बताएं ऑन बायोप्सी विच टाइप ऑफ ग्रेनुलोमा, क्या कैजिएटिंग ग्रेनुलोमा कि नॉन कैजिएटिंग ग्रेनुलोमा, कैजिएटिंग ग्रेनुलोमा। तो बायोप्सी शोज, हाँ जी क्या शो करेगी, कैजिएटिंग ग्रेनुलोमा। तो भाई मुझे ये बात बताएं, अगर तो कैजिएटिंग ग्रेनुलोमा आ जाता है तो टीबी है, अगर तो कैजिएटिंग नहीं आता तो कैंसर है। बात समझे। नेक्स्ट आगे देखें, लेकिन यूके के अंदर ये चीज, अब ये भी पढ़े, इन यूके एंड यूएसए डॉक्टर फर्स्ट थिंक अबाउट, हाँ जी डॉक्टर थिंक फर्स्ट अबाउट स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा। नई बात समझे आप लोग, पाकिस्तान में टीबी और यूके में स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा। ओके हो गया। नेक्स्ट, क्योंकि ये अब आ जाते हैं भाई मुझे ये बताएं, ये सारी की सारी एटिपिकल प्रेजेंटेशन है ना, ये टोटली एटिपिकल प्रेजेंटेशन है किसके साथ, कुशिंग सिंड्रोम के साथ। हालांकि कुशिंग सिंड्रोम में अपनी कोई इसकी ऐसी वो नहीं है, ये सारी एटिपिकल प्रेजेंटेशन है किसकी, कुशिंग सिंड्रोम की। अच्छा अब ये हीमोप्टेसिस की दो बातें इसकी भी सुन लें जी। इसके बारे में ये है कि भाई मोस्ट कॉमन कॉज इन पाकिस्तान ऑफ हीमोप्टेसिस इज लंग टीबी, लिख लें, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हीमोप्टेसिस इन पाकिस्तान वो क्या है, लंग, हाँ जी लंग्स टीबी। बात क्लियर होगी। अच्छा मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हीमोप्टेसिस इन जनाबली वेल डेवलप्ड कंट्रीज में आपके पास जो मोस्ट कॉमन काज है वो क्या है, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा। और ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा के बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, और उसका एक वेरिएंट आपके पास कौन सा है,
स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा, तो फिर क्या होगा, स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा। ओके हो गया, बात समझ गए? ओके नेक्स्ट, अगर कोई पेशेंट आपके पास, बात ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर कोई पेशेंट आपके पास इन फीचर के साथ, इन फीचर, ये एटिपिकल प्रेजेंटेशन है, एटिपिकल प्रेजेंटेशन, एटिपिकल प्रेजेंटेशन ऑफ, हाँ जी, एटिपिकल प्रेजेंटेशन ऑफ एटिपिकल प्रेजेंटेशन ऑफ कुशिंग सिंड्रोम, कुशिंग सिंड्रोम है ये एक तरह से, मतलब उसके अंदर आपके साथ, प्लस अगर आपके पास आ जाए हाइपरग्लाइसीमिया एंड हाइपरटेंशन, प्लस ये एटिपिकल प्रेजेंटेशन है पेशेंट की, और इसके साथ अलोंग इसमें लिखे हाइपरग्लाइसीमिया, भाई कार्टिसोल क्या करता है, ग्लूकोज के लेवल को ज्यादा करता है ना, तो हाइपरग्लाइसीमिया आएगा भाई, इसमें कार्टिसोल का लेवल इंक्रीज होगा कि नहीं होगा, मुझे ये बताएं, होगा, हाइपरग्लाइसीमिया करवा सकता है। अगर पेशेंट को ये वाले सिम्टम भी आए, साथ में हाइपरग्लाइसीमिया भी हो और साथ में हाइपरटेंशन भी हो, क्या हो, हाइपरटेंशन भी हो, हाइपरटेंशन क्यों होगा, इंक्रीज कार्टिसोल, इंक्रीज द सेंसिटिविटी एंड नंबर ऑफ अल्फा 1 रिसेप्टर, तो वैसोकंस्ट्रिक्शन होगी तो बीपी इंक्रीज होगा। तो भाई जब ये चीज आ जाए तो फिर आपने क्या करना है कि आपने कहना है कि ये आपके पास डायग्नोस किया कुशिंग सिंड्रोम क्या, ठीक है, पैरा नियोप्लास्टिक कुशिंग सिंड्रोम की आप लोग इस तरह से बात कर। अब लिखें क्लिनिकल केस की बात करते हैं, ठीक है, एक केस इधर ही लिख लें, इसी के नीचे इसका छोटा सा केस लिखें ताकि आपको ये पता हो कि यार ये सर ने ये जो सेकंड अंडरलाइन काज किया ना, इसकी स्टोरी क्या है। लिखें पेशेंट प्रेजेंटेड टू, लिखें पेशेंट प्रेजेंटेड to patient presented to Dr. Hassan in OPD with complaint of, with typical presentation, with atypical presentation, हाँ जी, ऑफ कुशिंग सिंड्रोम जनाब अली, उसके बाद अलोंग, हाँ जी, अलोंग हाइपरटेंशन एंड हाइपरग्लाइसीमिया, हाँ जी, एंड हाइपरग्लाइसीमिया। तो think about which underlying cause, think about which underlying cause, think about which underlying cause, one time more, small cell lung carcinoma, think about which underlying cause। तो ये आपको पता है स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा, स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा, तो स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा के बारे में आप लोग सोचेंगे, लिखें जी थर्ड अंडरलाइंग काज, क्लिनिकल फीचर ऑफ थर्ड अंडरलाइंग काज की बात करेंगे। दो की आप लोगों ने बात कर ली, स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा प्रेजेंट विद, आपके पास उसके क्लिनिकल फीचर ये हैं, प्रेजेंट विद एटिपिकल प्रेजेंटेशन अलोंग हाइपरग्लाइसीमिया एंड हाइपरटेंशन, मतलब यही है ना, ये फीचर्स आएंगे इसके। ओके नेक्स्ट, अच्छा जी, अब उसके बाद देखें जी आप लोग थर्ड अंडरलाइंग काज, क्लिनिकल फीचर ऑफ थर्ड अंडरलाइंग काज। यार देखें कितना ऑर्गेनाइज कर दिया है डॉक्टर काशा, पहले टाइप्स पढ़ी अलोंग इटियोलॉजी, फिर उन्हीं इटियोलॉजीज की जनाबे लिए आपने फीचर्स की बात की, क्या ख्याल है? तो लिखे नंबर थर्ड जनाबे अली, थर्ड क्लिनिकल फीचर ऑफ थर्ड अंडरलाइंग
अंडरलाइन काज, ठीक है। तो इसमें आप लोग ये इसके फीचर देखेंगे। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या थर्ड क्या हमने पढ़ा था, वैसे आप लोगों ने बात की थी थर्ड टाइप पे एसीटीएच डिक्रीज होता है, और उसमें आपने ये भी बात की थी प्राइमरी एड्रीनल कॉर्टेक्स एडिनोमा बात की थी ना। तो प्राइमरी, हाँ जी, प्राइमरी एड्रीनल एड्रीनल कॉर्टेक्स एडिनोमा और इसमें प्राइमरी एड्रीनल कॉर्टेक्स एडिनोमा में एसीटीएच का लेवल क्या था, कम। जब एसीटीएच का लेवल कम होगा तो आपके पास एड्रीनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट कम से कम मिलेगा कि ज्यादा से ज्यादा, कम से कम। तो भाई उसके नंबर ऑफ सेल फिर विद द टाइम डिक्रीज होंगे ना, तो एट्रोफी होगी ना, तो आपके पास बाइलेटरल एड्रीनल एट्रोफी होगी। तो ये आप लोगों को उस रेफरेंस में भी मैंने बता दिया, ये बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब प्राइमरी एड्रीनल कॉर्टेक्स एडिनोमा, इसमें लिखे इन विच आल्सो एक्सेस ऑफ एड्रीनल एंड्रोजेंस। एक बात याद रखिएगा, इसके अंदर एक एक्स्ट्रा चीज है कि इन विच आल्सो, हाँ जी, इन विच आल्सो एक्सेस ऑफ एड्रीनल, हाँ जी, एक्सेस ऑफ एड्रीनल जनाब अली आपके पास एंड्रोजेंस। भाई एड्रीनल एंड्रोजेंस आप लोग रिकॉल करके देख लें, वो ही फ्लो चार्ट, वहां पर भी मैंने बात आप लोगों को ये बात बताई हुई है कि एड्रीनल एंड्रोजेंस की, वहां पे हमने सिंथेसिस की बात की थी। अब ये पता चला कि जब प्राइमरी एड्रीनल कॉर्टेक्स एडिनोमा होगा ना, तो एसीटीएच का लेवल कम होगा, ब्रेन कहेगा हाइपोथैलेमस को भाई तुम ज्यादा काम करो, आगे किडनी काम, एड्रीनल ग्लैंड काम नहीं कर रही, एसीटीएच का लेवल शायद कम है, ठीक है। हालांकि एसीटीएच का लेवल तो ये खुद ये मतलब कि काम नहीं ना कर रही, ठीक है ना। मतलब कि प्राइमरी एड्रीनल कॉर्टेक्स एडिनोमा, इसका अपना एडिनोमा है ना, मतलब कि एड्रीनल ग्लैंड का, तो पीछे से आपके पास ज्यादा से ज्यादा मतलब कोशिश करेगी, वो कोशिश करने कंपनसेट करने की कोशिश, बजाय इसके कि वो एसीटीएच को करे, साथ में आपके पास ये जो एंड्रोजेंस है ये भी मतलब कि बनना स्टार्ट हो, ये अब नॉर्मल सिर्फ बात में मतलब इसमें आती है, ठीक है। तो ये एज ए कंपनसेशन साथ में इन विच आल्सो एक्सेस ऑफ द एड्रीनल एंड्रोजेंस भी आपके पास इंक्रीज होंगे, क्योंकि एड्रीनल ग्लैंड ज्यादा से ज्यादा काम करने की कोशिश करेगी, इसकी जो जोना रेटिकुलरिस है वो आपके पास ज्यादा से ज्यादा काम करने की कोशिश करेगी। जब वो ज्यादा से ज्यादा काम करेगी तो एड्रीनल एंड्रोजेंस भी बनेंगे वो, क्योंकि आगे मतलब कि काम नहीं ना हो रहा, आगे कार्टिसोल नहीं बनेगा, कार्टिसोल के लेवल क्या होगा आपके, मतलब उसको इंक्रीज करने के लिए। नेक्स्ट लिखे जरा, इसमें ना जो सिनेरियो मैंने लिखवाना है, देखिए क्लिनिकल केस, इसके साथ मैं कंपेयर करता हूं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना प्लीज। क्लिनिकल केस, ताकि आप लोगों को मैं चाहता हूं कि यार ये चीज आपकी क्लियर हो। यहां से लिखे यंग फीमेल हैज प्रेजेंटेड टू डॉक्टर जैनब, young female patient has presented to Dr. Zainab in OPD with complaint of हाँ जी, विद कंप्लेन ऑफ, विद साइन एंड सिम्टम, ऐसे लिखें, विद साइन एंड सिम्टम आपके पास क्या होंगे जी, साइन एंड सिम्टम ऑफ कुशिंग सिंड्रोम, साइन एंड सिम्टम ऑफ कुशिंग सिंड्रोम, जो कि आप लोग पहले भी कुछ पढ़े हैं लेकिन अभी भी बात करेंगे। अलोंग, ये देखिएगा, अलोंग जनाबेली फ्लैंक पेन, लॉन्ग फ्लैंक पेन, ये पॉइंट आपने यार ऐड करने हैं, ठीक है। लॉन्ग फ्लैंक पेन, उसके बाद लिखें जी एक्नी फ्लैंक पेन होगी और एक्नी होगी उसे। उसके बाद साइड बाय साइड आप लोग लिखें इंक्रीज इन बॉडी हेयर्स, इंक्रीज इन बॉडी हेयर्स इंक्रीज होंगे इन मेल पैटर्न, मतलब है तो फीमेल है लेकिन मेल पैटर्न की तरह क्या होंगे, मतलब एयर्स उसकी बॉडी पे आएंगे, ठीक है।
अब फॉर एग्जांपल जिस तरह चिन है, चिन पे फीमेल के होने चाहिए ईयर्स, नहीं ना होने चाहिए, नॉर्मली नहीं होने चाहिए। उसके बाद जनाबली फेस पे होने चाहिए, बियर्ड होनी चाहिए, नो। अब्डोमेन पे भी नहीं होने चाहिए। तो ये सारी चीजें, मतलब फॉर एग्जांपल लिखें फेस, इसके सामने लिख लें, इसके सामने चिन लिख लें, इसके सामने आप लोग लिख लें अब्डोमेन एंड अब्डोमेन। अगर ये अबनॉर्मल जगहों पे आपने जनाबली क्या कि इंक्रीज इन बॉडी एयर्स इन मेल पैटर्न फेस चिन एंड अब्डोमेन, उसके बाद लिखें इसको, इस सारे सिनेरियो को बोला क्या कहते हैं, ये वाला जो सिनेरियो है इसको कहते हैं हर्सिटुज्म। इसको क्या कहते हैं, हर्सिटुज्म। हर्सिटुज्म सिंपल आ सकता है लफ्ज, अगर वो सारी ये ना दे इतनी लाइन हर्सिटुज्म दे सकती हैं, ठीक है। तो हर्सिटुज्म एंड आगे लिखें एंड इरेगुलर जनाबे वाली मेंस, इरेगुलर पीरियड्स या फिर मेंसेस, ठीक है। तो अगर जनाबे ये चीज आ जाए तो मोस्ट लाइकली काज आपके पास क्या होगा, मोस्ट लाइकली काज। तो काज आपके पास जो मोस्ट लाइकली होगा वो क्या होगा जी, एडिनोमा ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स। देखें ना अभी इसके साथ हमने तो लिखे हैं मोस्ट लाइकली काज एडिनोमा ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स। तो ये आपने पॉइंट याद रखना है, इंपॉर्टेंट है इसका एक केस इस तरह, ठीक है। अब अगर एक फीमेल, सुन लें जी, अगर तो ये क्लिनिकल फीचर्स हो, क्लिनिकल फीचर्स सुन लें यार, यंग फीमेल हो, नोट करें, कॉम्प्लीमेंट्री नोट लिखें, यंग फीमेल हो, ठीक है, हर्सिटिज्म की उसकी स्टोरी हो, हर्सुटिज्म की स्टोरी हो, एक्नी से हो, मस्कुलाइज बॉडीज हो, मस्कुलाइज बॉडीज, इरेगुलर जनाबे वाली पीरियड्स हो या मेंसेस हो। तो आप लोगों ने जो पॉइंट याद रखिए, इसके कुछ डिफरेंशियल डायग्नोज हैं। ये ना सिर्फ एड्रीनल कॉर्टेक्स एडिनोमा में हो सकता है, और भी इसकी बहुत सारे मतलब कि वो है, लिखे डिफरेंशियल डायग्नोज। ये कौन कौन सी ऐसी डिजीज है जिसमें हो सकता है, किसमें, जबरदस्त, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में लिख लें। नंबर 1 पीकोस, इसको क्या कहते हैं, पीकोस। नंबर 2 आप देखें पीकोस इंसुलिन रेजिस्टेंट, ठीक है, इसमें मोटापा होता है, यंग फीमेल होती है, मोटापा होता है और इंसुलिन रेजिस्टेंट होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंट, ठीक है, इंसुलिन रेजिस्टेंट, ठीक है। पीकोस की बात होगी। फिर एक तो आप लोगों ने पढ़ लिया एडिनोमा, हाँ जी, एडिनोमा ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स, ये तो अभी आपने खुद ही पढ़ा है ना, अभी देख लिया आप लोगों ने। फिर थर्ड पे एक आपके पास है थिका सेल ट्यूमर ऑफ ओवरी, थिका सेल ट्यूमर ऑफ ओवरी, ये भी पॉइंट आपको पता है। अच्छा इसकी मैं बात करता हूं बाद में, थिका सेल ट्यूमर ऑफ ओवरी। फिर उसके बाद लिखे कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया। कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया में एड्रीनल एंड्रोजेंस का लेवल इंक्रीज हो जाता है। इसमें क्या होता है, इन विच इंक्रीज एड्रीनल जनाबेली एंड्रोजेंस लेवल, ये भी आपने पॉइंट इंशाल्लाह, ये हमारे पास गायनी में भी टॉपिक है, ये टॉपिक हमारे पास है, इसकी आगे पैथोलॉजी में भी है, ठीक है, ये डिटेल में बात होगी। अब एक साइड पे ना ओवरी में आपको पता है ओवेरियन फॉलिकल होते हैं। ओवरी में क्या होता है, ओवेरियन फॉलिकल। फॉर एग्जांपल मैं इसको मैं समझाने लगा, इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन एक साइड पे लिखें, एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी। रिप्रोडक्टिव में इंशाल्लाह बात करेंगे। ओवरी में ओवेरियन फॉलिकल आपके पास पाए जाते हैं, और ओवेरियन फॉलिकल हैविंग 2 टाइप ऑफ सेल्स। ओवेरियन follicle having 2 types of cell, one is inside and second is outside of the ovarian follicle, having ovarian follicle एक inside एक outside, one is inside और second is outside
आउटसाइड, एक दूसरे के ये ऊपर नीचे, ठीक है। अच्छा, अब जो इनसाइड वाला उसे कहते हैं ग्रेनुलोजा सेल। क्या? ग्रेनुलोजा, ग्रेनुलोजा सेल। और जो आउटसाइड है उसको कहते हैं थीका सेल। क्या? थीका सेल। अब याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें आपके पास क्या होता है कि जो ग्रेनुलोजा सेल है ना, जो थीका सेल है, प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन। थीका सेल क्या करते हैं? थीका सेल प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन को जनाबली क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। और ये जो टेस्टोस्टेरोन है ना, टेस्टोस्टेरोन इज वन ऑफ द हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन अपटेक वाई, ये अपटेक वाई ग्रेनुलोजा सेल किसे? हाँ जी, ग्रेनुलोजा सेल से। ये ग्रेनुलोजा ने इसको अपटेक करना होता है आफ्टर रिमूवल वन कार्बन एटम। लिखें, ये बात भी लिखिएगा, आफ्टर रिमूवल वन कार्बन एटम। एक कार्बन एटम को रिमूव करने के बाद, ये जब देखें प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन अपटेक बाय ग्रेनुलोजा सेल। हियर ग्रेनुलोजा सेल के अंदर, हियर जनाबली आफ्टर रिमूवल वन कार्बन एटम बिकम टेस्टोस्टेरोन बिकम, हाँ जी, टेस्टोस्टेरोन बिकम एस्ट्राडायोल। हाँ जी, क्या? एस्ट्राडायोल। और आप लोगों को पता है एस्ट्राडायोल इंक्रीज इन रिप्रोडक्टिव एज इन नॉन प्रेग्नेंट वुमेन्स। ये बात की थी, ये बात की है कि नहीं की थी? एस्ट्राडायोल, एस्ट्रॉन, एस्ट्रायोल, ये तीनों की आप लोगों ने बात की थी। अच्छा, एस्ट्राडायोल आपके पास इंक्रीज होता है, हाँ जी, इंक्रीज इन रिप्रोडक्टिव, हाँ जी, एज। ये रिप्रोडक्टिव एज इन नॉन प्रेग्नेंट जनाबेली फीमेल, नॉन प्रेग्नेंट फीमेल। तो ये पॉइंट आप लोगों को यहां से याद रखना होगा। अब देखें, मुझे एक बात बताएं, थीका सेल ट्यूमर हो गया, अब ये कैंसर है। थीका सेल टेस्टोस्टेरोन को ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करेंगे ना? टेस्टोस्टेरोन जब इंक्रीज होगा तो मेल जैसी अपीयरेंस नहीं आएंगी ना भाई। ये अगर इसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, एस्ट्रोजन की इतनी जरूरत ही नहीं है। अगर एक यंग फीमेल में कि भाई एक थीका सेल ट्यूमर ऑफ द ओवरी हो जाए तो उसमें तो इतनी जरूरत नहीं है एस्ट्राडायोल की, तो ये कन्वर्ट नहीं करेगा, जरूरत के मुताबिक कन्वर्ट करेगा। टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज्यादा होगा, कैंसर तो नहीं ना किसी की बात सुनता। वो तो थीका सेल तो आपको देखें, ग्रेनुलोजा सेल थीका सेल को बोलेंगे कि भाई बस कर ना कर इतने टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज, बड़े हो गए एस्ट्रोजन अब नहीं चाहिए। तो भाई एस्ट्रोजन किस लिए चाहिए? रिप्रोडक्टिव एज में। हमने ये बात की है, डे 1 से लेकर डे 5 तक आपकी जो फॉलिकल की मैच्योरेशन है वो एफएसएच करवाता है, डे 5 से लेकर टिल 14 डे तक एस्ट्राडायोल करवाता है, इसलिए फीमेल। तो जब मेंसेस ही नहीं आने, मेंसेस वाला पीरियड गुजर गया है, तो फिर एस्ट्राडायोल चाहिए नहीं? लेट्स सपोज नहीं चाहिए। कैंसर की हालत में भाई जो मर्जी हो, ये बात सुनेगा इसकी? नहीं ना सुनेगा। टेस्टोस्टेरोन का लेवल इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन लेवल लीड टू मेल लाइक अपीयरेंस। क्या ख्याल है, समझे कि नहीं समझे? अच्छा जी, कितनी हो गई? लिखें नंबर 4th क्लिनिकल फीचर ड्यू टू 4th अंडरलाइंग काज। कितने काजेस की बात की थी आपने? 4 काजेस थे ना, ये 4th वाला अब खुद नहीं कभी। अच्छा लिखें आप लोग जनाब अली, यार ये समझ आई है कि नहीं आई? तो लिखें जी फोर्थ अंडरलाइन क्लिनिकल फीचर ऑफ 4th अंडरलाइन काज, 4th अंडरलाइन काज, ठीक है जी। तो इसकी अगर बात करते हैं, इसमें एक छोटी सी बात है, बस लिखें क्लिनिकल फीचर ऑफ 4th में क्या पढ़ा था? एट्रोजेनिक के बारे में, कार्टिकोस्टेरॉइड्स थे ना, एक्सोजेनियस इनटेक ऑफ हाई डोज कार्टिकोस्टेरॉइड्स है ना।
एक्सोजीनियस एक्सोजीनियस इंटेक ऑफ हाइडोस कॉर्टिको स्टीरॉइड से ना, तो यही आप लोगों ने बात की थी। अब इसमें क्या हमारे पास देखें, अब इसमें मुझे ये बताएंगे आप लोग किसमें क्या होगा, क्लिनिकल फीचर, हाँ जी, ऑफ कुशिंग सिंड्रोम, क्लिनिकल फीचर ऑफ कुशिंग सिंड्रोम अलोंग, भाई मुझे ये बताना आपने डॉक्टर काशा, अलोंग क्लिनिकल फीचर, लॉन्ग क्लिनिकल फीचर, लॉन्ग कैन बी क्लिनिकल फीचर ऑफ अजदमा, हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, अजदमा के फीचर्स हो सकते हैं, सीओपीडी के फीचर्स हो सकते हैं, साथ में आपके पास वास्कुलाइटिस वगैरह के, एसएलई के फीचर्स हो, ऑटोइम्यून जो डिसऑर्डर्स हैं, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के हो सकते हैं, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के फीचर्स हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अब इन्हीं डिजीज में आप लोग देते हैं ना भाई, इन्हीं डिजीज में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं, जब इन्हीं डिजीज में देंगे तो इन्हीं डिजीज में कॉर्टिसोल का लेवल ज्यादा होगा, क्या ख्याल है, जब इन्हीं डिजीज में कॉर्टिसोल का लेवल ज्यादा होगा तो इन्हीं डिजीज में क्लिनिकल फीचर ऑफ कुशिंग सिंड्रोम, सॉरी, इन्हीं डिजीज में फिर कुशिंग सिंड्रोम के फीचर्स भी आएंगे, तो मेरे ख्याल में बात बड़ी अंडरस्टैंडेबल है ये भाई, सोची पे आ गया की गल है कि मतलब नहीं समझ आई थी गल, अच्छा, चलें जी, तो ये मतलब एट्रोजेनिक कुशिंग सिंड्रोम आपने इसकी बात की थी, ये इसकी वजह से कौन सा आता है, एट्रोजेनिक, ये डॉक्टर की गलती की वजह से, अगर एक पैनल के मुताबिक नहीं बचा रहा तो हेडिंग दे दें, नंबर आप लोगों ने देखे पहले, क्लिनिकल फीचर ड्यू टू अंडरलाइंग काज, ऐसे ही है, 4 काजेस देख लिए, पहले आप लोगों ने टाइप देखे, फिर उसके काजेस देखे, फिर उनके फीचर्स देखे, अब आपने क्या करना है, नंबर 2 क्लिनिकल फीचर ड्यू टू एक्सेस ऑफ कॉर्टिसोल, अब आगे बात किसकी वजह से, एक्सेस ऑफ कॉर्टिसोल के जो फीचर्स होंगे, तो लिखें यार, समझ आ गई भाई, कुशिंग सिंड्रोम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक एग्जाम फ्रॉम अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, तो एग्जाम के अंदर इवन नॉट इन एग्जाम आपके पास ये मेरे ख्याल में ओपीडी के अंदर भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही है ना, तो लिखें नंबर 2 पे लिखें जनाब अली, आप लोग क्लिनिकल फीचर ड्यू टू एक्सेस कॉर्टिसोल लेवल, अब कुशिंग सिंड्रोम में आपको पता है कॉर्टिसोल का लेवल जो है ना वो एक्सेस ही होता है, बस चीजें आपके साथ होंगी इंशाल्लाह आप लोगों ने, और यहाँ एक और बात याद रखिएगा भाई, जो कॉर्टिसोल के एक्सेस की वजह से फीचर्स आएंगे ना, वही सेम साइड इफेक्ट होंगे किसके, ग्लूकोकोर्टिकॉइड के, फार्माकोलॉजी में से, बात को नहीं समझे, जो इसके फीचर हैं वो उसके साइड इफेक्ट होंगे, ओके, तो टॉपिक या फिर एक तरह से आप ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई साइड इफेक्ट ऑफ ग्लूकोकोर्टिकॉइड, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते भाई, फार्मा के साथ भी तो ये टॉपिक लिंक कर रहा है काफी सारा, ग्लूकोकोर्टिकोस्टेरॉइड्स, ठीक है, स्टीरॉइड्स, तो इसकी आपको पॉइंट यहां से पता होना चाहिए। अच्छा, अब इसमें क्या है, एक साइड पे एक फंक्शन एक सिम्टम, रिकॉल, ठीक है, तो लिखे रिकॉल फंक्शंस, भाई फंक्शन मैंने आप लोगों को करवाए हैं कि नहीं करवाए, 10 से 12 फंक्शन आपने किए। नंबर 1 इफेक्ट कॉर्टिसोल का कहां पे देखा था, बस एक पॉइंट लिखते जाएं बस जल्दी से, कॉर्टिसोल हैज इफेक्ट कहां पे पड़ा था डॉक्टर काशा, ऑन एएनएस के ऊपर पड़ा था कि नहीं पड़ा था, मैं बस रिकॉल, मैंने लिखना थोड़ी है, लिख तो पहले लिया,
हमने बात ये की थी कि आपके पास कार्टिसोल इंक्रीज नंबर एंड सेंसिटिविटी ऑफ अल्फा 1 रिसेप्टर ऑन स्किन ब्लड वेसल, ऑन स्किन के ब्लड वेसल में जो स्मूथ मसल वहां पे जब वो उसको जनाबली इंक्रीज करता है तो वहां पे अगर कार्टिसोल का लेवल होता है तो आपके पास अगर सिंपैथेटिक डिस्चार्ज होता है एपिनेफ्रिन क्या करेगी, वो जाकर उसको एक्टिवेट करेगी और वेसोकंस्ट्रिक्शन से आपके पास हाइपरटेंशन होगी। लेकिन हम यहाँ पे हाइपरटेंशन नहीं लिख रहे, क्यों नहीं लिख रहे? मैंने कहाँ पे लिखना है पता है? जहाँ पे एल्डोस्टेरोन लिखूंगा ना मिनरल कोर्टिकॉइड के साथ जाके वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होगी ना, वहां पे भी हाइपरटेंशन होगा ना, तो एक बात वहां पे लिखेंगे, ठीक है? एक तो ये बात। नेक्स्ट, अभी तक मैंने कुछ नहीं लिखा फीचर में, मैंने वो निमोनिक क्लियर करना है, ठीक है? नंबर 2, कहां पे इफेक्ट कहां पे पड़ा था? कार्टिसोल हैज इफेक्ट ऑन सीएनएस। यार बताएं ना, आप लोगों ने पढ़ा था ना ये, कार्टिसोल हैज इफेक्ट ऑन सीएनएस। तो क्या हुआ था? सीएनएस साइकोसिस हुई थी ना, तो लिखें नंबर 1 साइकोसिस इसका फीचर लिखें जरा, साइकोसिस। और भाई साइकोसिस में क्या हुआ था? वैसे साइकोसिस में क्या था? तो बंदा पेशेंट नो इंसाइट इन डिजीज, पुअर कंप्लायंस से उसके लॉस ऑफ कांटेक्ट विद रियलिटी। जबरदस्त, वेरी गुड। तो अब अच्छा, इसी के अंदर ना, इसी के रेफरेंस से एक और फीचर लिखें, इंसोम्निया, लॉस ऑफ स्लीप का खत्म हो जाना, इंसोम्निया। इसलिए पता है आप लोगों को, इसलिए ये जो स्टीरॉइड्स है ना, हम रात को नहीं देते, पता है आप लोगों को? अगर स्टीरॉइड्स रात को देंगे तो नींद खराब हो जाएगी पेशेंट की। या तो हम स्टीरॉइड देते हैं सुबह 6 बजे, या हम स्टीरॉइड देते हैं शाम को 6 बजे। मतलब कोविड-19 में आपको पता है 12 घंटों का फर्क रखा था इन लोगों ने कोविड-19 में, ठीक है? 12 आवर्स का। इसमें हमें गैप रखना पड़ता है। कभी बेस्ट वे तो ये है कि आप सुबह दे दें या फिर 2 PM पे दे दें, ठीक है? तो शाम तक उसका वो हो जाएगा, तो फिर रात को अच्छी नींद आ जाएगी पेशेंट, ठीक है? इसलिए डोंट प्रिस्क्राइब स्टेरॉइड एट नाइट टाइम, ठीक है? तो ये भी आपने पढ़ लिया। फिर थर्ड फंक्शन क्या था जी, जल्दी से बताएं। थर्ड फंक्शन, कार्टिसोल हैज इफेक्ट ऑन आईज। जबरदस्त, कार्टिसोल हैज इफेक्ट ऑन, ये 4 पॉइंट ऐसे ही है, ऑन आई। मैंने बस जल्दी से अब इसको बाइंड अप करना है। आई के ऊपर क्या था? प्रीमेच्योर कैटरेक्ट। लिख लें भाई, आई के रेफरेंस से लिखें। यहाँ पे आप लोग थर्ड पॉइंट प्रीमेच्योर, लेकिन बुक ने प्रीमेच्योर नहीं लिखा हुआ, उन्होंने सिंपल कैटरेक्ट लिखा हुआ है। तो ये आप लोगों ने अच्छा, जो जिसके ऊपर मैं लिखूंगा ना, वो आपने ऐसे टिक करते जाना, एक जो मैं जिसके ऊपर मैं टिक करूंगा। फिर उसके बाद कार्टिसोल हैज इफेक्ट ऑन, हाँ जी डॉक्टर साहब, कार्टिसोल हैज परमिसिव इफेक्ट, ये भी बात की थी। तो कार्टिसोल हैज परमिसिव, हाँ जी परमिसिव इफेक्ट फॉर, हाँ जी फॉर 2 हार्मोन्स। आपके पास एक एड्रीनालिन था, वन इज एड्रीनालिन और सेकंड वन इज ग्लूकागोन। तो ये तो आप लोगों ने फंक्शंस की बात की थी, देखें कितना इजी हो गया। एड्रीनालिन के रेफरेंस से तो आपके पास हाइपरटेंशन वही बात है। ग्लूकागोन के हिसाब से आप लोगों ने ग्लूकोनियोजेनेसिस, हेपेटिक ग्लूकोलाइसिस की बात की थी ना, आप एक तरह से, मतलब इसमें डायबिटीज होगी, ये आप लोगों ने बात की थी इसके रेफरेंस से, ऐसे ही है ना? तो इसमें आगे इंशाल्लाह हम इसकी बात करेंगे जाके, जब कार्ब्स की बात करेंगे, क्योंकि 2 टाइम हमने फीचर्स नहीं लिखने, मतलब इंडिकेशन तो है, लेकिन यहाँ पे आपने कोई इसका फीचर नहीं लिखना। नंबर 5 पे क्या आपने पढ़ा था? ब्लड, कार्टिसोल हैज इफेक्ट ऑन ब्लड। इजी हो रही है ना चीजें? अच्छा जी, ब्लड के ऊपर क्या था? यहाँ पे न्यूट्रोफिलिया। तो लिख लें यहाँ से नंबर 4, जब आप लैब करवाएंगे ना, आप इस पेशेंट की लैब करवाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? सीबीसी शोज, हाँ जी न्यूट्रोफिलिया भाई, इंक्रीज लेवल ऑफ, और अलोंग, हाँ जी अलोंग इंक्रीज TLC। ये भी पॉइंट आपके लिए इजी है। फिर नंबर 6 पे क्या लिखा जी? नंबर 6 पे बात की, कार्टिसोल हैज इफेक्ट ऑन, हाँ जी कहाँ पे? एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट, एंटी इन्फ्लेमेटरी
एंटी इंफ्लेमेटरी जनाबेली क्या था इफेक्ट। तो ये तो आपके रहेगी बात फंक्शन पे आ गई। अच्छा इसमें क्या पे आपने किया था, इस पे आपने क्या किया था, डिक्रीज हिस्टामिन थी, डिक्रीज हिस्टामिन, डिक्रीज इंटरल्यूकिन 2 और आपके पास क्या था ब्लॉक, हाँ इनहिबिट फास्फोलाइपेज A2। तो इसके रेफरेंस से क्या थी, इम्यूनिटी डिक्रीज होगी, रिकरेंट इन्फेक्शंस होंगे। तो भाई इसमें क्या होगी, हाँ जी रिकरेंट इन्फेक्शन, हमने केस में लिखा था ना कुशिंग सिंड्रोम के, रिकरेंट इन्फेक्शन, तो भी इसकी वजह से, ठीक है। तो रिकरेंट एक तरह से इन्फेक्शन होंगे। फिर आपके पास जनाबली क्या होगा, नंबर 7 पे आप लोग कार्टिसोल हैज इफेक्ट। अच्छा एक और इसमें करें, एक और इसमें आप लोग ऐड कर लें, फिर मुझे इम्यूनो सप्रेशन नहीं था लिखा आप लोगों ने, देखिए कार्टिसोल हैज इम्यूनो सप्रेशन इफेक्ट, कार्टिसोल कार्टिसोल हैज इम्यूनो इम्यूनो सुप्रेशन, इम्यूनो सप्रेशन उसमें लिख लीजिए सप्रेशन इफेक्ट। तो अब इसमें क्या होगा, जब इम्यूनिटी देखे ना, कार्टिसोल भाई इम्यून सिस्टम को सप्रेस करते हैं कि नहीं करते हैं, जब इम्यून सिस्टम को आपके पास सप्रेस करेंगे तो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन विल इंक्रीज, हाँ जी। तो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन विल इंक्रीज, हाँ जी बस ऑलमोस्ट वही है ना, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन विल इंक्रीज, ये बात दोनों की सेम है, मैंने इसके हिसाब से बता दिया, मैंने इसके हिसाब से, दोनों ऑलमोस्ट फंक्शंस में आपके साथ सेम ही आ जाते हैं, समझ रहे हैं मेरी बात को। फिर आगे क्या था जी, कार्टिसोल हैज इफेक्ट ऑन जीआईटी, बात की थी ना, तो लिखें कार्टिसोल हैज इफेक्ट ऑन जीआईटी, जीआईटी के रेफरेंस से, भाई जीआईटी के रेफरेंस से अगर बात करेंगे तो मुझे ये पता इंक्रीज कार्टिसोल की वजह से आपके पास क्या हो रहा था, फास्फोलाइपेज A2 इनहिबिट हो रहा था, जब फास्फोलाइपेज A2 इनहिबिट हो रहा था तो आपके पास PGE1 की कमी हो रही थी, इसकी कमी होने की वजह से म्यूकस कम होगा, HCl इंक्रीज होगा और आपके पास है पेप्टिक अल्सर डिजीज। तो भाई आपके पास अल्सर आएंगे PUD, और इसमें आपके पास सिंपल बुक वालों ने अल्सर लिखा हुआ है तो मैंने आपको बता दिया, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है इसमें। अच्छा जी याद रखिएगा, जिसको पेप्टिक अल्सर डिजीज होगी ना उसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा, तो कैन लीड टू, हाँ जी लीड टू आयरन डेफिशिएंट, क्यों बोला, क्योंकि अल्सर से थोड़ी थोड़ी मतलब ब्लीडिंग होती रहेगी थोड़ी थोड़ी विद द टाइम, तो वहां से आसा सबको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, तो ये भी आपको पॉइंट यहां से क्लियर होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या लिखा था, कार्टिसोल हैज इफेक्ट ऑन मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ये बात की थी ना, तो कार्टिसोल हैज इफेक्ट ऑन नंबर 9, कार्टिसोल हैज इफेक्ट ऑन मिनरल कोर्टिकॉइड, तो ये बात की थी आप लोगों ने, मतलब क्या कि भाई मिनरल कोर्टिकॉइड से फिर आपके पास एल्डोस्टेरोन यहां से बनता था, एल्डोस्टेरोन, तो भाई अब एल्डोस्टेरोन के जो आपको मिलेंगे इंक्रीज एल्डोस्टेरोन जब आपके पास होगा, इसके फंक्शंस को रिकॉल कर लें, इसके फंक्शन को जब रिकॉल करेंगे मुझे आप लोग बताएं हाइपरनेट्रीमिया होगा कि नहीं होगा, वो क्योंकि सोडियम की एब्जॉर्प्शन होती है ना, तो लैब लिखे इसकी लैब्स आपको क्या शो करेंगी, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपरनेट्रीमिया मिलेगा, और डॉक्टर जुबैर इसके अलावा हाइपरटेंशन मिलेगी ना, अब मैंने लिख दिया ना हाइपरटेंशन, फिर उसके बाद आपके साथ हाइपोनेटक्लीमिया होगा, हाइपोक्लीमिया होगा, हाइपोक्लीमिया हाइपोक्लीमिया, फिर नंबर 4 पे मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, तो यही भाई मुझे ये बताएं, ये सारी चीजें आपको क्लियर नहीं थी पहले, ये चीजें कितनी आसान हो गई। नेक्स्ट लिखें, अच्छा इसमें कितने इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हुए आपके पास, एक तो हाइपरनेट्रीमिया और दूसरा आपके पास है हाइपोक्लीमिया, दो आपके पास इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हो गए इम्बैलेंस, टू इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हुए इसमें, मैं दो, भाई अगर आपसे कुशिंग सिंड्रोम के अंदर पूछे कितने इलेक्ट्रोलाइट की इम्बैलेंसिंग हो रही है, 2 की, और आपके पास है पता है
लिखें ड्रग यूज टू प्रिवेंट अगर बॉडी में कोई ऑटोइम्यून डिजीज हो ना, उसकी वजह से कभी कभार आपकी बॉडी में आग सी लगती है, उसको कहते हैं ऑटोइम्यून फ्लेयर। एसएलई है ना, अगर एसएलई का सडनली अटैक हो ना बॉडी में, तो इंसान की बॉडी में एक तरह से आग सी लगती है, समझ रहे हैं ना, पूरी बॉडी में। और क्योंकि अपने इम्यून सिस्टम में उस आग को बुझाने के लिए लिखें एक साइड पे नोट लिखिए, जरा कॉम्प्लीमेंट्री नोट लिखें, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता रहा हूं। लिखें ड्रग यूज टू प्रिवेंट फ्लेयर अप, फ्लेयर कहते हैं ना आपको, फ्लेयर अप जनाबे, फ्लेयर अप द इम्यून सिस्टम, फ्लेयर अप द इम्यून सिस्टम, फ्लेयर अप द इम्यून सिस्टम। तो उसमें आपके पास क्या, हाई डोज स्टीरॉइड, हाई डोज स्टीरॉइड्स, और इसके बाद नंबर 2 पे लिखें जी साइक्लोफॉस्फोमाइट, इसकी आपको बात है करनी होगी, ठीक है। बट आल्सो फॉलो अप, जब आप हाई डोज स्टीरॉइड्स देंगे, भाई मैं क्यों लिखवा रहा हूं, जब आप किसी को हाई डोज स्टीरॉइड्स देंगे तो उसमें हाइपरनेट्रीमिया, हाइपोक्लीमिया होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो भाई आपने यहां पे बट ऑल्सो, अच्छा इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या है सोडियम की, लिखें नॉर्मल वैल्यूज ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम। भाई सोडियम की नॉर्मल वैल्यू क्या है, 135 से लेकर 145। पोटाशियम की वैल्यू क्या है, 3.5 से लेकर 5.5। ये इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है, नॉर्मल इसकी वैल्यूज हैं। हाँ देखें सोडियम के साथ तो जो है अगर आप इसको हाइपोक्लीमिया किसी को हो जाए ना, तो जनाब आपको पता है ये अरिदमिया करवाता है, और जब अरिदमिया होगे ना तो बंदे की आप डेथ भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो पल्पिटेशन, अरिदमिया, पोटाशियम की वजह, ठीक है। तो बट आल्सो लिखें, बट आल्सो फॉलो अप, इसमें इसलिए लिखिएगा बट आल्सो फॉलो अप, आपने फॉलो अप करना होगा आपको किस चीज को, टू इलेक्ट्रोलाइट्स। भाई इलेक्ट्रोलाइट्स को आपने फॉलो अप जरूर करना है कि जब आप क्या कहते हैं किसी को स्टीरॉइड्स दें, ठीक हो गया जी। और कौन कौन से हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, कौन कौन से आपने फॉलो अप करने हैं, आपने जनाब नंबर 1 सोडियम, नंबर 2 पोटाशियम, ओके हो गया। ये फॉलो अप करेंगे ना जब भी किसी को स्टीरॉइड्स देंगे। फिर लिखें आगे क्या था जी, लास्ट पे कार्टिसोल हैज मेटाबॉलिक इफेक्ट लिखा था ना भाई, ये आपने नंबर 10 पे लिखा था कि नहीं भाई, कार्टिसोल हैज मेटाबॉलिक इफेक्ट ऑन, हाँ जी किसके ऊपर, ऑन, हाँ जी लिपिड्स, मेटाबॉलिक इफेक्ट ऑन लिपिड्स और प्रोटीन्स, फिर और कार्ब्स, इनके ऊपर। अब इनके अपने अपने फीचर्स आपको लिखने होंगे, और जो मोस्ट इंपोर्टेंट आपके पास है ना वो आप लोग लिख लें। नंबर 1 कार्ब्स, भाई इधर ही लिखते हैं बस इसको, भाई देखें कार्टिसोल, पहले मैं लिखूंगा जी इसके रेफरेंस से फीचर्स, ठीक है। नंबर 1 कार्ब्स के रेफरेंस से फीचर, मतलब कि कार्ब्स में आप लोगों ने क्या किया था, इंपेयर्ड ग्लूकोज इंटॉलरेंस, ये बात हुई थी ना, इंपेयर्ड ग्लूकोज इंटॉलरेंस की बात की थी। फिर आपके पास जनाबेली इसमें क्या था, और इसकी वजह से आपको डायबिटीज मेलाइटिस हुई थी ना, डायबिटीज मेलाइटिस, और आपके साथ साइड बाय साइड रीडिस्ट्रीब्यूशन, हाँ जी रीडिस्ट्रीब्यूशन हुई थी, किसकी, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, हाँ जी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट फ्रॉम, हाँ जी फ्रॉम कहां से जी, पेरिफेरल टू सेंटर, फ्रॉम पेरिफेरल टू सेंटर। तो भाई ये आप लोगों ने पॉइंट यहां पे देखा था। अब इसका जो आउटकम था ना वो आपने क्या देखा था, आउटकम। अब यही तो आपके पास पता है
ये पेशेंट की टिपिकल प्रेजेंटेशन है कुशिंग सिंड्रोम की, लिख लीजिएगा टिपिकल प्रेजेंटेशन। ये अगर किसी ने बोल लिया एग्जाम से तो भाई आप लोग देखें मिस कर सकते हैं अपने डायग्नोस को। ये टिपिकल प्रेजेंटेशन है किसकी, ऑफ कुशिंग सिंड्रोम की, ये चीज आनी है। एटिपिकल भी बता दिया है और टिपिकल आप लोगों को अभी बताने लगा, वो क्या है आउटकम में लिखें बफलो हम्प नंबर 1, बफलो हम्प लिखें, मतलब मैंने आपको बताया था कि ये नेक वाली साइड पे। उसके बाद लिखें ट्रंकल ओबेसिटी होगी ना, ट्रंकल ओबेसिटी होगी। फिर आप लोग लिखें थिनिंग ऑफ, हाँ जी एक्सट्रीमिटीज, थिनिंग ऑफ जनाब अली एक्सट्रीमिटीज, फिर लिखें नंबर 4 पे लेमन ऑन स्टिंग अपीयरेंस, ये भी बात की थी ना, लेमन ऑन स्टिक अपीयरेंस। तो ये आप लोगों ने नहीं मिस करना जब भी कुशिंग सिंड्रोम को पढ़ें तो। फिर उसके बाद कॉर्टिसोल हैज इफेक्ट ऑन प्रोटीन, लिखे जी। अच्छा सॉरी, ये लिपिड की थी ना, ये तो लिपिड की थी ना, ऐसे ही है ना, लिपोलाइसिस हुई थी इसमें, लिपोलाइसिस, ये लिपोलाइसिस है, ये क्या है, ये आपके पास कार्ब्स की है। कार्ब्स में आपको जब ब्रेकडाउन हुई आपके पास हुई डायवर्टिलाइटिस, लिपोलाइसिस हुई, तो ये लिपोलाइसिस। फिर लास्ट पे आपके पास कौन सी रह गई, प्रोटीन, तो लिखे प्रोटियोलाइसिस। कार्टिसोल हैज इफेक्ट एज ए प्रोटियोलाइसिस, भाई प्रोटियोलाइसिस और प्रोटियोलाइसिस प्रोटीन कहां पे थी, स्किन, बोन एंड मसल। तो आप लोग लिखें सबसे पहले मतलब के स्किन पे, प्रोटियोलाइसिस इन द स्किन नंबर 1, ये आपने लिख लिया, ये लिख लिया ना, टाइम कितना है हमारे पास, प्रोटियोलाइसिस नंबर 1, प्रोटियोलाइसिस इन स्किन, कहां पे, स्किन में। स्किन में जब प्रोटियोलाइसिस होगी तो ये प्रेजेंटेशन ना भूलिएगा प्लीज। नंबर 1 आपके पास क्या होगा, थिनिंग ऑफ स्किन होगी ना, हाँ जी थिनिंग ऑफ स्किन होगी। अच्छा फिर आपके पास जनाबली यहाँ पे स्ट्राई, स्किन में आपके पास स्ट्राई बनेंगे, पर्पलिश 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 कलर के आपके पास क्या होंगे, पर्पलिश स्किन स्ट्राई, ये आपके पास पर्पलिश स्किन स्ट्राई बनेंगे। फिर आपके पास जनाबली यहाँ पे अल्सर क्या होंगे, अल्सर्स बनेंगे। फिर यहाँ पे आपके पास क्या होगा, डिले हीलिंग ऑफ द वाउंड, डिले हीलिंग ऑफ वाउंड। तो ये बात आप लोगों को बड़े अच्छे से पता है। फिर यहाँ पे क्या होगी, इजी ब्रूसिबिलिटी, इजी ब्रूसिबिलिटी। भाई क्या मतलब इसका, जब हड्डियों पे प्रोटीन नहीं होगी, मांस नहीं होगा, हड्डियां जल्दी टूटेंगी ना, तो इजीली ब्रूसिबिलिटी, ठीक होगा जी। तो ये पॉइंट याद रखना है। देखिए प्रोटियोलाइसिस इन स्केलेटल मसल नंबर 2, प्रोटियोलाइसिस इन स्केलेटल मसल। नंबर 2 पे आपके पास क्या है, प्रोटियोलाइसिस इन, हाँ जी स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल पे जो आपके पास प्रोटियोलाइसिस होगी वहां पे क्या होगा, जब स्केलेटल मसल में प्रोटीन ब्रेकडाउन होगी तो मायोपैथी होगी ना। हमने याद रखें ये बात ऑलरेडी कह दी है कि एंडोक्राइनल जितनी भी डिजीज है वहां पे प्रोक्सिमल मायोपैथी होती है। प्रोक्सिमल मायोपैथी से मुराद ये है कि शोल्डर और पेल्विक गर्डर के जो मसल्स हैं वो वीक होंगे और उनके आपके पास जो है ना मसला आएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा प्रोक्सिमल मायोपैथी, प्रोक्सिमल प्रोक्सिमल मायोपैथी होगी। और प्रोक्सिमल मायोपैथी किस किस की होती है, शोल्डर की, शोल्डर एंड पेल्विक गर्डर मसल। मेरी बात समझ गए कि नहीं समझे, बंद या मैं